सर्किट एनालिसिस के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ के नियमों का अध्ययन किया था। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम और सेकंड लॉ जो था वोल्टा नियम। आज हम उन्हीं किरचॉफ के नियमों की सहायता से सर्किट एनालिसिस करेंगे। सर्किट एनालिसिस से अर्थ है कि अपने को किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क मिल जाए, कोई सर्किट मिल जाए, तो उस सर्किट के किसी भी संधि बिंदु पर पोटेंशियल कितना है, उस सर्किट में उस सर्किट की किसी भी ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही है, या किन्हीं दो संधि बिंदुओं के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या किसी लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है। इन सब की अगर वैल्यू ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम किरचॉफ के नियमों का यूज करते हैं। और इन्हीं किरचॉफ के नियमों पर आधारित दो तरह के मेथड है सर्किट एनालिसिस करने के। एक मेथड है जंक्शन और नोड एनालिसिस मेथड, संधि या नोड विश्लेषण विधि, और सेकंड है लूप मेथड, लूप या पास विधि। दोनों ही मेथड का यूज अलग अलग है। संधि और नोड विश्लेषण विधि को कब काम में लेते हैं, जबकि हमें किसी संधि बिंदु पर पोटेंशियल ज्ञात करना हो या किन्हीं दो संधि बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो हम संधि या नोड विश्लेषण विधि को यूज में लेते हैं। और इसी प्रकार से यदि हमें किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट ज्ञात करनी हो, किसी लूप में बहने वाली करंट ज्ञात करनी हो, तो हम लूप मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं संधि या नोड विश्लेषण विधि। यह जो मेथड है वो किरचॉफ के प्रथम नियम अर्थात धारा नियम पर आधारित है। अर्थात इस मेथड में हम किरचॉफ के प्रथम नियम का यूज करेंगे। और इस मेथड को कब काम में लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है कि जब परिपथ की विभिन्न संधियों पर विभव या संधियों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना हो, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने एक सर्किट बनाया है, नेटवर्क बनाया है, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक सोर्स लगा हुआ है और जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल ई से लिखा है, जो कि लेफ्ट साइड में है सबसे। 5 तरह की इसमें अपने इम्पीडेंस ली है। वो है Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5। और इन सभी इम्पीडेंस से बहने वाली करंट जो है वो है I1 से लेकर के I5 तक। साथ ही इस सर्किट में हमने दो संधि बिंदुओं को भी डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। एक संधि बिंदु को लिखा है स्मॉल a से और दूसरे संधि बिंदु को लिखा है स्मॉल b से। संधि बिंदु a पर मान लेते हैं कि पोटेंशियल है ए यहाँ पर सब स्क्रिप्ट लगा है ई के साथ में, और बिंदु बी पर पोटेंशियल मान लेते हैं ए बी, जहाँ स्मॉल ए और बी ये शो कर रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं पर पोटेंशियल कितना है, ई ए और ई बी। हमें संधि बिंदु ए पर पोटेंशियल निकालना है और संधि बिंदु बी पर भी पोटेंशियल निकालना है। इसलिए हम इन दोनों ही बिंदुओं पर किरचॉफ के प्रथम नियम धारा नियम को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम संधि बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम को अप्लाई करें। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली वह संधि बिंदु से निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो संधि बिंदु ए पर मिलने वाली धाराएं हैं I1 और संधि बिंदु से निकलने वाली धारा है I2 और I3। ध्यान रहे, पावर सोर्स से जो करंट आई थी वो करंट पॉइंट ए पे आकर के दो भागों में डिवाइड हो गई है, दो ब्रांचेज में अलग अलग फ्लो हो रही है। एक फ्लो हो रही है I2 और सेकंड है I3। अगर इस संधि बिंदु पर किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई करें तो इन तीनों करंट का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, अर्थात I1, I2 और I3 का योग इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी किरचॉफ का नियम प्रथम या सेकंड नियम जो भी लगाओ तो आपने साइन नोटेशन पहले क्या लिए, और वो साइन नोटेशन अपन ने लिए थे प्रथम नियम के लिए कि किसी भी संधि बिंदु पर यदि कोई करंट मिलती है तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और यदि किसी भी संधि बिंदु से करंट निकलती है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। इट मीन यहाँ पर करंट I1 पॉजिटिव साइन के साथ रहेगी और करंट I2 और I3 नेगेटिव साइन के साथ रहेगी। इसलिए जब अपन तीनों का योग करेंगे तो वो वैल्यू आएगी I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर अपन ने सबसे ऊपर शो कर रखी इक्वेशन I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अब अपने को करंट की वैल्यू निकालनी है I1 की, I2 की और I3 की। तो किसी भी प्रतिरोध से, किसी भी इम्पीडेंस से बहने वाली करंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसको थोड़ा पहले अपन समझ लेते हैं। राइट साइड में ज़रा ध्यान देना, राइट साइड में ऊपर के कोने की तरफ एक छोटा सा सर्किट बनाया है और उस सर्किट में सिर्फ दो ही चीज़ें अपने सर्किट में लगाई है। एक तो लगाया है पावर सोर्स बैटरी जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E है, और दूसरा लगाया है रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस R के एक सिरे को पॉइंट A से निरूपित किया है और पॉइंट B को और दूसरे सिरे को पॉइंट B से अपने निरूपित किया है, अर्थात एक सिरे को कैपिटल A से लिखा है, दूसरे सिरे को कैपिटल B से लिखा है। यदि हमें इस रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट की वैल्यू निकालनी है तो इस करंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, वो है कि इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के मध्य A और B या B और A, इन दोनों के मध्य कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पहली चीज़ तो ये चाहिएगी, और सेकंड रेजिस्टेंस कितना है, R की वैल्यू कितनी है। अगर यहाँ पर अपन ध्यान से देखें तो अपन ने एक बैटरी शो की है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E से लिखा है। इस पावर सोर्स बैटरी के दो सिरे हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। जहाँ तक हमने पढ़ा है आपको भी याद होगा कि बैटरी के दोनों टर्मिनल पर समान चार्ज होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, समान होता है, लेकिन उसका नेचर विपरीत होता है, अपोजिट होता है। एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर जहाँ पावर सोर्स के ऊपर अपन ने बैटरी बनाई है उसका जो लंबी लाइन जो खींची अपने वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वो तो शो कर रही है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिस पर चार्ज पॉजिटिव है, और इसके साथ में ही एक छोटी वर्टिकल लाइन और खींची है, उस पर भी चार्ज तो उतना ही है, मैग्नीट्यूड में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन
उसका नेचर अपोजिट है, अर्थात इस पर अगर पहले वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज था तो दूसरे वाले पर भी उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं होना क्या चाहिए कि जितना चार्ज पॉजिटिव सिरे पर है, अर्थात जितना पोटेंशियल पॉजिटिव सिरे पर है उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव सिरे पे भी रहेगा, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। लेकिन हम सुविधा के लिए ये मान लेते हैं कि नेगेटिव सिरे पर वोल्टेज पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है। मान लो कि अपने पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है, तो 5 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि उसके पॉजिटिव सिरे पर +5 वोल्ट है और नेगेटिव सिरे पर -5 वोल्ट। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इस -5 वोल्ट को 0 वोल्ट ले लेते हैं ताकि अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ इजी हो जाए, सर्किट एनालिसिस करने में कुछ सुविधा हो जाए। इसलिए जो भी पोटेंशियल मानते हैं अपन सिर्फ पॉजिटिव सिरे पर मानते हैं, नेगेटिव सिरे पर अपन उसको 0 पोटेंशियल मानते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस का ए सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से डायरेक्ट कनेक्ट है, बीच में दूसरी कोई ब्रांच नहीं निकली हुई। इट मीन जितना पोटेंशियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर है उतना ही पोटेंशियल ए पॉइंट पर होगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट है। और इसी प्रकार से जितना पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल पर है बैटरी के उतना ही पोटेंशियल रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल या सेकंड टर्मिनल पॉइंट बी पर होगा, क्योंकि वो भी डायरेक्ट कनेक्ट है। क्लियर? अब अगर अपन इस रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट की वैल्यू निकालें तो वो करंट की वैल्यू आती है I = रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है EA - EB, कि A टर्मिनल पर पोटेंशियल EA है और B टर्मिनल पर पोटेंशियल EB है अपॉन रेजिस्टेंस R। अब EA का पोटेंशियल कितना है, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो EA तो लिया है अपने कैपिटल E से। और B सिरे पर कितना पोटेंशियल है अपने, वो भी ध्यान रहे बैटरी के सेकंड सिरे से डायरेक्ट कनेक्ट है और वो सिरा कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल, और उसका पोटेंशियल अपने कितना लिया है, वो लिया है 0 वोल्ट, इसलिए EB की जगह 0 लिखा है। तो करंट की वैल्यू अगर निकालें तो लास्ट में आती है I = E/R। अब आता हूँ मैं वापस अपनी टॉपिक पे। लास्ट में जो अपन ने इक्वेशन ली है I1 - I2 - I3 = 0। अब करंट I1 की वैल्यू कितनी रहेगी, तो करंट I1 किस में से फ्लो हो रही है, इम्पीडेंस Z1 से। तो अगर करंट I1 की वैल्यू अपने को निकालनी है तो इम्पीडेंस के दोनों सिरों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो है एक सिरे पर तो पोटेंशियल है कैपिटल E, क्यों, क्योंकि वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट है, और दूसरे पॉइंट पर अपन ने पोटेंशियल माना है जो कि A नोड पॉइंट है, A संधि बिंदु है, उस पर EA। तो डिफरेंस कितना आएगा, E - EA अपॉन इम्पीडेंस Z1। तो ये तो आएगी करंट I1 की वैल्यू E - EA अपॉन Z1। फिर माइनस I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू निकालें तो I2 किस इम्पीडेंस से फ्लो हो रही है, वो है Z2। तो Z2 के सिरों के बीच का पोटेंशियल दो सिरे कौन कौन से हैं, एक तो नोड पॉइंट a और दूसरा नोड पॉइंट B। A पर अपन ने पोटेंशियल EA माना है और B पर अपन ने पोटेंशियल EB माना है। तो डिफरेंस कितना आएगा, EA - EB अपॉन इम्पीडेंस कितनी है, Z2। यही वैल्यू अपन ने ब्रैकेट में यहाँ लिखी है कि EA - EB
अपॉन Z2। थर्ड है फिर -I3, तो I3 की वैल्यू निकालें तो I3 के दो सिरे हैं, एक तो है स्मॉल a नोड पॉइंट और दूसरा सिरा जो है वो डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जिसका पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। तो अगर इसके दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो वैल्यू आती है EA माइनस सेकेंड सिरे पर 0 वोल्ट अपॉन इम्पीडेंस Z3, यही वैल्यू यहाँ लिखी है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन ने इम्पीडेंस ली है Z1, Z2 और Z3, तो ध्यान रहे इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, प्रवेशता, एडमिटेंस, और उसको यहाँ पर लिखा है कैपिटल Y से, अर्थात 1/Z1 अर्थात Z1 इम्पीडेंस का व्युत्क्रम प्रवेशता Y1 से लिखा है, Z2 का व्युत्क्रम 1/Z2 की जगह प्रवेशता Y2 से लिखी है, और इसी प्रकार से Z3 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1/Z3 उसको अपन ने प्रवेशता Y3 से लिखा है। इसलिए इक्वेशन आती है Y1 ब्रैकेट E माइनस EA माइनस Y2 ब्रैकेट EA माइनस EB माइनस Y3 EA इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को अपन सोल्व करें कि Y1, Y2 और Y3 के साथ में EA का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है वो लेकर के, तो ये सारी इक्वेशन सोल्व करने के बाद में अपने पास इक्वेशन आती है फर्स्ट, वो है EA ब्रैकेट Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 माइनस Y2 EB इज इक्वल टू Y1 इंटू E। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार से यदि संधि बिंदु B पर किरचॉफ का धारा नियम लगाएं तो संधि बिंदु B पर मिलने वाली धारा तो है I2 और इससे निकलने वाली धाराएं हैं I4 और I5। साइन नोटेशन के साथ वैल्यू आएगी संधि बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से I2 माइनस I4 माइनस I5। पुनः रिपीट करता हूँ, I2 विथ पॉजिटिव साइन, I4 और I5 विथ नेगेटिव साइन। रीजन I4 और I5 संधि बिंदु से निकलती हुई है और I2 संधि बिंदु पर मिल रही है, इसलिए उसके साथ पॉजिटिव साइन है, और दोनों करंट I4 और I5 के साथ नेगेटिव साइन है। इक्वेशन आई अपनी I2 माइनस I5 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो जैसे अभी अपन ने इक्वेशन फर्स्ट निकालने के लिए पहले करंट की वैल्यू निकाली थी अलग अलग इम्पीडेंस से, उसी प्रकार से पुनः निकालेंगे। तो I2 की वैल्यू है वो है Z2 से फ्लो हो रही है, दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है EA माइनस EB अपॉन Z2, यही यहाँ पर लिखा है। I5 की वैल्यू निकालें तो I5 के एक सिरे पर पोटेंशियल है EB और दूसरा सिरा जो है राइट हैंड साइड वाला लास्ट का वो सीधा बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट है, इसलिए उस पर पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी दोनों सिरों के बीच में, EB माइनस 0। करंट की वैल्यू निकालनी हो तो अपॉन Z5। लास्ट है I4 की वैल्यू, और I4 करंट बह रही है Z4 से, तो Z4 के एक सिरे पर पोटेंशियल है EB और दूसरा सिरा जो है वो सीधा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट है, तो उसकी वैल्यू है 0 वोल्ट, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू।
तो डिफरेंस आएगा ए बी माइनस ज़ीरो, और यदि अपने को करंट की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन इम्पीडेंस Z4 इज इक्वल टू ज़ीरो, तीनों का योग कर दे तो वापस वही 1/Z2 की जगह प्रवेशता Y2, 1/Z5 की जगह प्रवेशता Y5 और 1/Z4 की जगह प्रवेशता Y4। इस इक्वेशन को सोल्व करने पर अपने को मिलती है इक्वेशन नंबर 2। अर्थात दोनों संधि बिंदुओं पर किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई करने के पश्चात अपने पास दो इक्वेशन आती है, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो इनमें प्रवेशताएं कांस्टेंट हैं, दो रेखीय समीकरण अपने पास हैं, वेरिएबल जो है वो है ई ए और ई बी, दो समीकरण अपने पास है और दो ही वेरिएबल है ई ए और ई बी। तो हम इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके संधि बिंदु ए पर पोटेंशियल ई ए और संधि बिंदु बी पर पोटेंशियल ई बी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम किरचॉफ के प्रथम नियम की सहायता से किसी भी सर्किट के संधि बिंदु पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, किन्हीं दो संधि बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड मेथड है फिर लूप या पास विधि, इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।